वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहां स्लाइड पर देख ही रहे होंगे, आज हमारा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है और इस सेकंड चैप्टर का जो नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेस्पिरेशन? हम सभी जानते हैं, हमने कहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं अपनी स्लाइड के अनुसार, तो रेस्पिरेशन क्या है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर द बायोलॉजिकल वर्क। तो कभी भी अगर देखें, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज को हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? तो आप कहते हैं ATP की फॉर्म में मिलती है। मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी क्या है? हमें मिलती है। और यही जो ATP है इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और यही एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी, या हम कहें हमारी सेल के अंदर या लिविंग सेल के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल जो वर्क होते हैं वो इसी एनर्जी के तहत क्या है? हो पाते हैं। वहीं अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो यहाँ भी लिखा है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with the carbon dioxide produced by the cells is known as a breathing। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की डेफिनेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। डिफरेंट काइंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जनरल बॉडी सरफेस की, तो जनरल बॉडी सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास वर्टिकल कॉलम नहीं होती। तो आप सोचिए कि जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, अगर यहाँ पर जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, ये मैंने डायग्राम किया है अमीबा का। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा स्पंजेस अब आप देख सकते हैं, सिलियंट्रेट्स हैं, फ्लैटफॉर्म्स हैं। तो ये किस तरीके से रेस्पायर करते हैं? तो आप कहेंगे जनरल बॉडी सरफेस की सहायता से क्या है, ये रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा आप देखें बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो स्किन के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। तो मोस्ट मॉइस्ट क्यूटिकल हम बोलते हैं, जैसे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको नाम दिया जाता है। इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये अर्थवॉर्म, लीच और एम्फीबियंस के अंदर क्या है? आपको ये देखने को मिल जाती है। अर्थवॉर्म, लीच और एम्फीबियंस में भी आपको याद होना चाहिए फ्रॉग। इसके अलावा ट्रैकियल ट्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रैकियल ट्यूब्स आपको इंसेक्ट्स, सेंटिपीड और मिलीपीड और स्पाइडर के अंदर क्या है? आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनकी, मतलब ट्रैकियल ट्यूब्स क्या है? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिनकी सहायता से इंसेक्ट हो, सेंटिपीड हो, मिलीपीड हो या स्पाइडर हो, ये रेस्पायर करने का काम करते हैं। वहीं अगर मैं गिल्स की बात करता हूं तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन नाम देंगे और ये एग्जाम्पल रहेगा फिश, टैडपोल्स और प्रान। वहीं लंग्स की बात हम करते हैं तो मोस्ट एडवांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। और मोस्टली वर्टिब्रेट्स में सभी आ जाते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं फिशेस भी आ जाती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एव्स, ये सारे के सारे क्या है? वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ये सभी रेस्पायर करते हैं किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू, क्योंकि मोस्ट एडवांस जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो इनके पास पाया जाता है। तो अभी तक आपको क्या क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। हमने कहा कि जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का तो वहां से एनर्जी क्या होती है? फॉर्म होती है। और वो एनर्जी बायोलॉजिकल वर्क के लिए क्या होती है? बहुत ही जरूरी होती है। वहीं ब्रीदिंग को हमने क्या कहा? यहाँ पर इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हमने बात की। हमने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं या कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, तो वो जनरल बॉडी सरफेस की सहायता से क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंज, सिलियंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स इसके एग्जांपल हैं।
स्किन के थ्रू तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है, अर्थवॉर्म, लीच और एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलेगा। ट्रैकियल ट्यूब्स की अगर मैं बात करता हूं तो इंसेक्ट, सेंटीपीड, मिलीपीड और स्पाइडर, ये एग्जांपल क्या है आपको याद रखना है। इसके अलावा गिल्स के थ्रू अगर मैं बात करता हूं तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, फिश, टैडपोल और प्रॉन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। लंग्स, इसको मैंने कहा कि मोस्ट एडवांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा, और ये जब रेस्पायर करते हैं इसके थ्रू तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाएगा। अब सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, उससे पहले मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एयर पैसेज, एयर ट्रैक एंड द लंग्स। आपको यहाँ पर एयर पैसेज और लंग्स क्या है देखने को मिलते हैं इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, जो सबसे ऊपर आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, लैरिंग्स, और इस लैरिंग्स के ऊपर छोटा सा कार्टिलेजियस आपको फ्लैप स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और जस्ट नीचे ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रैकिया। और इस ट्यूब के यहाँ पर अगर यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो हम नाम देंगे कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, कार्टिलेज रिंग्स का नाम हम क्या है यहाँ पर देंगे। इसके अलावा आपको यहाँ ये जो आपकी ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है नीचे, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। और ब्रोंकस फिर फर्दर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उनको बोला जाता है ब्रोंकियोल्स, उनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और ब्रोंकियोल्स का जो टर्मिनल जो पार्ट होता है ना, ये जो टर्मिनल पार्ट आपको जो नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर सैक के नाम से हम जानते हैं। लंग्स की आउटरमोस्ट जो लेयर है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर ये जो आपको बाहर नजर आ रहे हैं क्या है, कट एंड ऑफ द रिब्स, रिब्स के कट एंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम डायफ्राम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम है। तो ये सारी चीजें क्या है आपको क्लियर होनी चाहिए। हम एक एक करके इनके बारे में क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे और आपको ये डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि हाँ भाई, जो लंग्स हैं उसमें एल्वियोलाई कितनी होती हैं। तो हम जानते ही हैं कि एक सिंगल लंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई क्या है आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एयर पैसेज देख लेते हैं कि भाई एयर किस प्रकार से मूव करती है ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन की हम बात करें तो उससे ही क्लियर हो जाएगा। तो एयर जो पैसेज है, तो ये कंडक्टिंग पार्ट विच ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइड एंड ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करेंगे तो हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। उस कंडक्टिंग पार्ट के अंदर बहुत सारे, जैसे बाहर से जो भी एयर अंदर जाएगी तो उसमें फॉरेन पार्टिकल्स भी होंगे, तो उनको ट्रैप करेंगे। उस एयर को ह्यूमिडिफाइड भी करेंगे, मतलब जो वाटर वेपर्स होंगे उनको भी ह्यूमिडिफाइड करेंगे वहां पर। और साथ में जो एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल रेगुलेट कर लेंगे, मतलब बॉडी टेम्परेचर तक मेंटेन कर लेंगे उसको। और फिर उसके बाद जो एयर है वो हमारी कहां तक पहुंचती है, तो एल्वियोलाई तक पहुंचने का काम करती है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आप बाहर देखेंगे तो इस प्रकार से जैसे नोज होती है, इस नोज में ये नीचे की तरफ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। फिर नेसल पैसेज, फिर नेसल चैम्बर जिसको नेसल कैविटी कहा जाता है, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और फिर उसके बाद हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। तो ये पूरा का पूरा एयर पैसेज है जो आपको सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट वन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स आपको एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल तो सबसे बाहर वाला हिस्सा हो गया, फिर उसके बाद नेसल पैसेज, फिर अंदर नेसल चैम्बर, फिर उसके बाद फेरिंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कॉमन पार्ट ऑफ द फूड पाइप एंड विंड पाइप, है ना। तो फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स के बाद आएगा ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद का स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया होगा। तो लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर लास्ट में ब्रांचेज आपको देखने को मिलते हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जहां पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, वहां आपको एल्वियोलर डक्ट क्या है देखने को मिलेगी। तो हर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में आपको बहुत सारे छोटे छोटे वेस्कुलराइज्ड
एल्यूलाई क्या है आपको देखने को मिलेंगे, दोनों लंग्स के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखें जो कार्टिलेजियस जो लैरिंग्स है, जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये साउंड प्रोडक्शन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा जब भी हम खाना निगलते हैं, है ना, स्वेलो करते हैं, जो भी हमने खाना खाया तो जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, गटकने का काम करते हैं, तो आप सोचिए कि जो आपके पास यहाँ पर एपिग्लॉटिस थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप होता है, जो ग्लॉटिस को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ग्लॉटिस किसको कहा गया है, तो हम कहेंगे विंड पाइप के लिए ना, तो विंड पाइप के जो ऊपर होता है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, तो ये उसको क्लोज कर देता है एपिग्लॉटिस, जिसकी वजह से जो फूड है ना वो लैरिंग्स में नहीं जा पाता। तो कहां जाएगा वो फूड, तो फूड पाइप के अंदर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर मूव करेगा। ट्रैकिया, इसके अलावा ऑल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस हाफ रिंग्स। कहने का मतलब ये है कि ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है और साथ में इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, वो सारे के सारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। देखो जैसे ये सी शेप आपको नजर आ रही है ना, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस हाफ रिंग्स क्या है आपको देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे लंग्स के बारे में। तो लंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कहां सिचुएटेड होता है, आप कहेंगे थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलता है। राइट लंग में आपको 3 लोब्स आपको देखने को मिलेंगे और वहीं लेफ्ट लंग्स में आपको 2 लोब आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है लंग्स का, ठीक है। तो इसमें इस तरीके के क्या है, 3 चैम्बर, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर और 3 चैम्बर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे कि राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं, तो आप कहेंगे 3, और लेफ्ट में कितने होते हैं, तो आप लेफ्ट की अगर बात करें तो लेफ्ट में होते हैं 2, ठीक है भाई। इसके अलावा लंग्स चारों तरफ से क्या होती है, कवर्ड होती है। मैं कहूं लंग की आउटर मोस्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है भाई ये, और इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरा, आउटर पैराइटल प्लूरा और इनर विसरल प्लूरा, ये 2 लेयर क्या है प्लूरल मेम्ब्रेन की आपको देखने को मिलती हैं, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और उनके अंदर पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड। इन दोनों लेयर के बीच में आपको मिलेगा प्लूरल फ्लूइड, जो लुब्रिकेट करने का काम करता है सरफेस ऑफ द लंग्स, और साथ में प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। तो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि जो आपकी जो लंग्स है ना वो प्रॉपर तरीके से वहां पर क्या करे, फंक्शन करे। तो लंग्स को क्या कहा गया है, ब्रोंकाई प्लस में ब्रोंक्यूल्स प्लस में एल्यूलाई, ये तीनों चीजें क्या हैं आपको वहां लंग्स के अंदर ही देखने को मिलती है। और एल्यूलाई की अगर मैं बात करता हूं, और उससे के जो डक्ट्स हैं फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एल्यूलाई और उसके जो डक्ट्स जो कि रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। एल्यूलाई को क्या कहा गया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। तो यहां तक ये बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए। आपको लंग्स में क्या क्या याद करना है, आप कहोगे लंग्स सिचुएटेड होते हैं थोरैसिक चैम्बर में, डायफ्राम के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। 2 लोब्स, मतलब 2 लंग्स हैं आपके यहाँ पर। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में कितने होते हैं, 2। एक तो ये चीज याद करें। तीसरी आपको याद रखनी है कि जो लंग्स की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनर वाली को हम क्या बोलते हैं, इनर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा और आउटर वाली को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। जो फ्रिक्शन, अगर मैं कहूं, ये प्रिवेंट करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। इसके अलावा आपको याद रखना है लंग्स किसके बराबर है, तो ब्रोंकाई प्लस में ब्रोंक्यूल्स प्लस में एल्यूलाई, इन तीनों के क्या है, इक्वल है। इसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना लंग्स की, हम उसको बोलते हैं एल्यूलाई। तो एल्यूलाई आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। इतना क्या है आपको ये चीज याद करनी है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कौन सा लंग छोटा होता है और क्यों होता है। तो आप कहेंगे कि जो लेफ्ट लंग्स हैं जिसमें 2 लोब्स हैं वो छोटा होता है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पर कार्डिक नॉच क्या है आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लंग्स बनाऊं ये इस तरीके से, तो आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, ये लंग है। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोले कार्डिक नॉच। क्या नाम देते हैं, कार्डिक नॉच कहते हैं। और यहाँ पर आपको क्या है, 2 चैम्बर, मतलब यहाँ पर 2 ही लोब आपको क्या है देखने को मिलते हैं। कौन से लंग में, तो याद रखिएगा लेफ्ट लंग की हम बात कर रहे हैं। तो राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग कैसा होता है, छोटा होता है एज कंपेयर। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, स्टेप्स आपको याद करने हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और इसके बारे में बाकी हम डिटेल में कल चर्चा भी करेंगे।
देखिए स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर हम उसको ब्रीदिंग कहते हैं। गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्विलाई एंड द ब्लड। तीसरा आपको पढ़ना है गैस ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये भी पढ़ना है। और सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मतलब जो हमारा ये जो चैप्टर है ना, वो इन 5 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा डिटेल में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि हम इस चैप्टर को पूरी डिटेल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं और आपको आसानी होगी ये पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने। आपको मैं बता देता हूं कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है, चाहे एस्टेट का हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, है ना, या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई कोर्स परचेज नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें और आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल 100% क्या है यहाँ पर लगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस हैं, जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर क्या किए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज द बॉडी सप्लाई ऑफ। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज द बॉडी सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या एटीपी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप कहेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें बढ़ा देती है, तो तीनों चीजें बढ़ाती है। याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के जो बाई प्रोडक्ट है ना, जैसे ग्लूकोज को आपने क्या किया, ब्रेक कराया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी, एटीपी की फॉर्म में, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में बनेगी, जिसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों चीजें बनेंगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फेरेंजियल टॉन्सिल्स आर लोकेटेड इन द। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है। फेरेंजियल टॉन्सिल पूछा है आपसे, तो आपको ये बताना है कि ये आपको कहां देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नेजोफेरिंक्स। देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूं, आप देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से देखिए, यहां से अगर हम देखें तो ये जो है ना, ये इस तरीके से, और ये यहाँ फेरिंग्स पे नीचे की तरफ इस तरीके है। तो ये जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल यहीं पे होता है ना, तो हमारे कान के नजदीक होता है, और जब कान के नजदीक होता है तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंक्स नाम देंगे। ये क्या है, नेजोफेरिंक्स है, ये आपको याद रखना है। एयर यहाँ से मूव करती है ना नीचे की तरफ, ये ऐसे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द लेफ्ट लंग। आपको बता रहा है कौन सा स्ट्रक्चर फीचर नहीं है लेफ्ट लंग का, सुपीरियर लोब, कार्डिक लोब, इंफीरियर लोब और या फिर मिडल लोब। याद रखिएगा जो थर्ड का जो आंसर है वो डी है। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं। यहां देखेंगे आप एक बार डायग्राम इस तरीके से, एक मिनट दोबारा से मेरे को बनाना पड़ेगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। आप देखें भाई इस तरीके से देखें, ये माझी लंग है, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बन रहा है, कोई बात। ये देखिए ऐसे, तो इसमें ना दो ही लोब है, एक तो ये आपका आ जाए सुपीरियर लोब और ये हो जाएगा नीचे इंफीरियर लोब, और ये जो है ना इसको कार्डिक नॉच, क्या बोलते हैं, कार्डिक नॉच हम नाम देंगे। और बचा कौन सा, मिडल लोब। मिडल लोब आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना सा आपको बताना था कि डायग्राम नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देखें, इन इफ द थोरेसिक वॉल बट नॉट लंग्स इज पंचर। अगर मान लीजिए थोरेसिक वॉल परंतु लंग्स नहीं, केवल थोरेसिक वॉल पंचर हो जाए तो क्या होगा। तो आप कहेंगे मैन क्या करेगा भाई, वहां पर डाई हो जाएगा, एज द लंग्स गेट कोलैप्स्ड। लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि थोरेसिक जो वॉल है वो क्या हो चुकी है, पंचर हो चुकी है। तो इस वजह से जो इंसान है वो क्या हो जाएगा, वहां पर उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहां लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
देखो फेरिंग्स भी है, लैरिंग्स भी है, ब्रोंकस भी है, लेकिन हायोइड नहीं है। क्या नहीं है? हायोइड। हायोइड क्या होती है? बोन होती है भाई यहाँ पर लंग्स के यहाँ पे, मतलब जस्ट जबड़े के नीचे होती है हायोइड बोन। ठीक है, और जब आपको पढ़ाया जाएगा स्केलेटल वाला टॉपिक तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा हायोइड बोन क्या होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स का कौन सा पार्ट नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ब्रोंकियोफेरिंग्स नहीं होता है, ब्रोंकियोफेरिंग्स नहीं होता है, लेकिन बाकी तीनों फेरिंग्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरोफेरिंग्स। देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आप देखें तो ये मैंने बनाया फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, इसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, और इस बीच वाले पार्ट को बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या नाम देंगे? लैरिंजोफेरिंग्स हम नाम देंगे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो आप याद रख लीजिएगा ब्रोंकियोफेरिंग्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टिलेज अपॉन विच द वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड आर द, जो कार्टिलेज होते हैं अपॉन विच द वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड आर द, किसके साथ क्या है ये अटैच्ड रहते हैं? तो याद रखिएगा थायराइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, थायराइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, द सीरस मेम्ब्रेन इन कांटेक्ट विद द लंग इज द, सीरस मेम्ब्रेन, जो सीरस मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट में होती है लंग्स के किस पार्ट से? तो याद रखें विसरल प्लूरा के साथ क्या होती है? अटैच्ड होती है। विसरल प्लूरा के साथ सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? अटैच होती है, कांटेक्ट में रहती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, नीट 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वन है भाई। तो देखें यहाँ ABCD आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि भाई बताइए लेबलिंग करके प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले देखें आप कि यहाँ ए क्या है? तो आप कहेंगे ए हमारा यहाँ पर है ट्रैकिया। ए क्या है? ट्रैकिया है। ठीक है जी। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेज, कंप्लीट नहीं भाई, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स क्या है आपको देखने को मिलती है। तो पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा बी क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सराउंड रिब्स ऑन द बोथ साइड, रिब्स के सराउंड नहीं होती, लंग्स के चारों तरफ क्या है आपको देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी क्या है? एल्वुलाई, बिल्कुल सही है, एल्वुलाई है। थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और डी क्या दे रखा? लोअर एंड ऑफ द लंग्स, डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, जो डी है वो ऑलरेडी क्या है? डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। तो ये गलत हो जाता है आपका, तो इसलिए सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है लास्ट, आज के 3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आज हम अपना सेशन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेंगे? इंस्पायरेशन, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फिर एक्सपायरेशन। ठीक है, तीनों प्रोसेस क्या है आपको देखने को मिलते हैं, सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, in human beings rib cage and sternum move upwardly and outwardly during, मतलब जो हमारी स्टर्नम है ना, स्टर्नम आगे की तरफ, और वहीं अगर मैं कहूं जो रिब्स केज है वो भी आउटवर्ड क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो वो किस दौरान करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तब ऐसा होता है। तो इंस्पायरेशन क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 11th का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम, एक्सपायरेटरी जो मसल्स होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कब? ध्यान रखिएगा, जब हम क्या करते हैं? फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं ना, तब जो हमारी एक्सपायरेटरी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मैं अभी फिर दोबारा से बता देता हूं कि अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर इसमें और इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।